नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित चीज़ों को जानेंगे और देखेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसका क्या उद्देश्य, क्या हमारे संविधान का जो उद्देश्य है क्या है, ये प्रस्तावना ही हमें बताती है। और इसके स्वरूप को भी, संविधान के स्वरूप को प्रस्तावना ही बताती है। तो इस वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रस्तावना, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम संबंधित चीज़ों को जानेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना, जिसको संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, प्रस्तावना जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक में ये पेश किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना संविधान की जो स्वरूप है और संविधान का जो उद्देश्य है उन चीजों को बताती है। आइए हम देखते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा गया है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग। और फिर आगे लिखा गया है, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए तथा
उनमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल पक्ष सप्तमी 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो ये उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और ये तीसरी बैठक जो हुई संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, ये थी संविधान सभा की उद्देशिका, जिसको लिखा गया हम भारत के लोग। ये वर्ड जो हम भारत के लोग लिखा गया है, ये बताता है कि जो संविधान जो सर्वोच्च है उसका स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति क्या है। तो संविधान की शक्ति कौन बताता है, कौन है? तो हम हैं, हम भारत के लोग हैं। क्या है? इस संविधान की शक्ति है। तो ये पहली लाइन क्या, हम भारत के लोग, संविधान की शक्ति का वर्णन करता है। जबकि ये 5 वर्ड प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 वर्ड संविधान के ये उद्देशिका के जो 5 वर्ड हैं, ये संविधान के स्वरूप को बताते हैं कि हमारा संविधान किस स्वरूप का है। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामले में खुद निर्णय लेता है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। इसी प्रकार समाजवादी वर्ड है, हमारे भारत में ये प्रचलित है कि सभी को समान रूप से देखना समाजवादी है। जबकि पंथ निरपेक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य किसी एक धर्म को नहीं लेके सारे संभाव सभी धर्मों को मानता है, यानी कि सभी धर्मों को लेके चलता है, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। यही होता है पंथ निरपेक्षता का मतलब। लोकतंत्रात्मक मतलब जहाँ पे
लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा सरकार बनाई जाएगी उसे ही लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। और गणराज्य का मतलब कि वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पद हैं वंशानुगत नहीं है, तो अगर वंशानुगत नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे। तो ये 5 वर्ड संविधान के स्वरूप को बताता है, जबकि यहाँ से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये उद्देश्य है कि हमें क्या प्राप्त करना है, किस स्तर का न्याय, सामाजिक स्तर का, आर्थिक स्तर का और राजनीतिक स्तर का न्याय प्राप्त करना है। जहाँ पे विभिन्नता है उसे विभिन्नता को कम करना है, समानता लेके आनी है। तो ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर हम देखेंगे तो जो अनुच्छेद 38 है, जो नीति निदेशक तत्व है जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, नीति निदेशक अनुच्छेद 38 में भी इसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसी प्रकार विचार और अभिव्यक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 19 में बात की गई है। और एक मौलिक अधिकार है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारे उद्देश्य को बताता है। प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता, और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये जो वर्ड हैं शुरू के वर्ड स्वरूप को, जबकि बाद के जो वर्ड हैं ये संविधान के उद्देश्य को बताते हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है? पहला कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है हम भारत के लोग, या उसकी शक्ति क्या है? हम भारत के लोग हैं। दूसरा, ये यहाँ पे पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ कई बार पूछा गया है। तो क्या होता है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को लेके चलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ पे 3 चीजों को याद रखिएगा। एक, समाजवादी। पहला वर्ड क्या है? समाजवादी। दूसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा वर्ड है अखंडता। ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1946 में इसको जोड़ा, 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को भी याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं था, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि हमारा संविधान कब तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या लिखा? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ और उसी दिन से आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। और इसी दिन हम 26/11 यानी 26 नवंबर को हम हर साल विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये था हमारे जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीज़ों को हमने जाना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो केस आए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला केस आता है इसमें, बेरूबारी बनाम संघवाद आता है। संघवाद ये 1960 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता।
तो बेरूवारी बनाम संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? उसने कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसलिए आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके 13 साल के बाद एक और केस आता है, 13 साल के बाद, यानी कि उसका नाम है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, और ये 1973 में आया ये केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती ये भी पूरा लिख लीजिएगा, बनाम केरल राज्य था, केरल राज्य, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को क्या किया? बदल दिया था। बेरूवारी में कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, और केशवानंद भारती मामले में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। ये 1973 की बात है। जैसे ये डिसीजन आता है, इसके ठीक 3 साल के बाद 1976 में संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन, और प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ दिया जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आइए इस प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो क्या क्या हैं आइए हम देखते हैं। ठाकुर दास भार्गव, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है या आत्मा कहा है, आत्मा या कुंजी कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि अंबेडकर ने किसे